ठीक है बेटा, देखो इधर बेटा, जल्दी देखो। तो बेटा न्यूटन से कुछ गलतियां हुई थी। न्यूटन से क्या गलती हुआ था? न्यूटन ने ये बोल दिया कि लाइट की स्पीड जो है वाटर में ज़्यादा होती है, एयर में लाइट की स्पीड कम होती है, ये न्यूटन ने कहा। फिर बेटा लोगों का कुछ क्वेश्चन था, जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, इधर बेटा सब लोग ध्यान दो, जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो बेटा साइड वाले रूम में हल्का हल्का आवाज जा रहा है। इसका मतलब जो साउंड होता है वेव होता है और कॉर्नर से बेंड हो सकता है, बेंड हो सकता है। लेकिन बेटा लाइट जो होता है उसको कॉर्नर से बेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइट को न्यूटन ने क्या बोला था? पार्टिकल। तो बेटा उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके ये बोला कि जैसे मान लो एक कार्डबोर्ड है, जैसे ये कार्डबोर्ड है और यहाँ पीछे एक स्क्रीन है। बेटा मैं यहाँ पे एक बल्ब जलाऊं तो इस तरीके से रे जाएगा और इधर पूरा उजाला होगा। बेटा ये वाला रीजन में क्या होगा? शैडो होगा, शैडो होगा ना। अरे बात समझ रहे हो बेटा? ये कार्डबोर्ड ले लो, ये ऐसे कार्डबोर्ड लगा दो, यहाँ लाइट जला दो, तो बेटा जहां पे ये कार्डबोर्ड होगा वहां पे तो पीछे शैडो होना चाहिए ना। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग, अगर न्यूटन की फिजिक्स सही थी तो न्यूटन की फिजिक्स सही थी तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? शैडो। लेकिन बेटा जब यहाँ पे स्टडी करेंगे, आप भी करेंगे, तो आप पाएंगे यहाँ पे कुछ लाइट आपको मिलेगी, यहाँ पे भी आपको लाइट मिलेगी कुछ, और यहाँ बिल्कुल एब्सोल्यूट शैडो होगा। जैसे बेटा अगर आप रूम के अंदर है, बालकनी की लाइट जला दीजिए तो रूम के अंदर भी हल्का हल्का उजाला दिखेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए कि न्यूटन ने बोला था कि लाइट क्या है? पार्टिकल है। तो बेटा पार्टिकल किनारे से बेंड नहीं हुई, और यहाँ लाइट जो है वो कॉर्नर से क्या हुई है? बेंड हुई है। तो अगर लाइट कॉर्नर से बेंड हुई है तो इसका मतलब ये साउंड की तरह काम कर रही है। लाइट क्या है? वेव है। ऐसा कुछ लोगों को कहना था, लेकिन न्यूटन ने बोला कि नहीं, लाइट पार्टिकल है। तो बेटा न्यूटन, और ये मतलब एक दुनिया में, फिजिक्स की दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। मतलब कोई बोले लाइट वेव है, कोई बोले लाइट पार्टिकल है। तो इसमें क्या हुआ बच्चों? न्यूटन के जो समर्थक थे हमेशा एक बार पूछते थे कि चलो तुम्हारी बात मैं मान लिया कि लाइट क्या है? वेव है, लेकिन बताओ सन से अर्थ तक वो आई कैसे? रीजन क्या है बेटा? उस समय एकमात्र वेव का खोज हुआ था जिसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में है ना? वो वेव, तीन तरह की वेव होती है बेटा, मैकेनिकल वेव, ईएम वेव और मैटर वेव। तो बेटा ईएम वेव को मीडियम नहीं चाहिए, लेकिन उस समय तक ईएम वेव की खोज नहीं हुई थी। तो बेटा जब ये लोग बोलते थे कि लाइट वेव है, तो न्यूटन के जो समर्थक थे वो ये बोलते थे कि तुम्हारी बात मैं मान लिया, लाइट वेव है, लेकिन इतना बता दो कि अगर लाइट वेव है तो सन से अर्थ तक आई कैसे? क्योंकि वेव को मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, और स्पेस में बहुत सारा प्लेस वैक्यूम है, तो लाइट कैसे आई? तो ये लोग मुंह लटका के वापस चले जाते थे, क्योंकि इस बात का, न्यूटन के इस बात का इनके पास कोई जवाब नहीं था। बेटा उसके बाद जब मैक्सवेल नामक एक साइंटिस्ट ने ये सर्च किया कि दुनिया में ऐसी भी एक वेव होती है जो बिना मीडियम के चल सकती है, तो उसके बाद इन लोगों की खुशी की लहर दौड़ गई कि अब बताएंगे न्यूटन वालों को। समझ में है ना? तो फिर गए सब लड़ने, और लड़ने गए बेटा, और फाइनली एक साइंटिस्ट है थॉमस यंग्स, इन्हीं का एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है बेटा, आपको बताएंगे, YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट ने कंफर्म कर दिया कि लाइट क्या है? वेव है। उससे पहले तक लाइट को क्या माना जाता था? पार्टिकल। तो एक तरीके से ये एक्सपेरिमेंट इतना बड़ा क्यों माना जाता है फिजिक्स की दुनिया में? क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट ने न्यूटन की सत्ता पलट दी। न्यूटन जो एक महान साइंटिस्ट थे, उनकी बहुत चलती थी दुनिया में, उसको यंग के इस एक्सपेरिमेंट ने कंफर्म कर दिया कि लाइट बेटा क्या है? लाइट एक वेव है। किसने कंफर्म किया? थॉमस यंग ने। तो बेटा इसके बाद से लाइट क्या हो गई? वेव हो गई। तो बेटा इस पूरे चैप्टर में हम लाइट को वेव मान के पढ़ेंगे, और जब वेव मानेंगे और वेव थियरी सही है तो इससे रिफ्लेक्शन भी पढ़ेंगे और रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? तो इसमें सबसे पहले लिखो बेटा, वेव क्या होता है? वेव वैसे पता है, मैंने ईएम वेव में लिखवा दिया, नहीं लिखवाऊं कि बेटा वेव इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स। तो इसमें सबसे पहले लिखो बेटा, वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट क्या होता है? सबसे पहले हेडिंग डालो बेटा, वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट बेटा सबसे पहला हेडिंग इसके अंदर डालो, वेव फ्रंट क्या होता है? वेव ऑप्टिक्स के अंदर सबसे पहला हेडिंग वेव फ्रंट। तो बेटा लिखो वेव फ्रंट, लिख लिया? लिखो बेटा, वेव फ्रंट इज द कलेक्शन ऑफ, wave front is the collection of all the points, wave front is the collection of all the points which are oscillating in the same phase. Wave front is the collection of all the points which are operating in the same phase.
wave front is the collection of all the points which are oscillating in the same phase. Wave front is the oscillating, beta oscillation, oscillating. Wave front is the collection of all the points which are oscillating in the same phase. उन सारे पॉइंट का कलेक्शन जो सेम फेज में ऑसिलेट करती हैं उन्हें वेव फ्रंट कहते हैं। सुनो ध्यान से, मैं बात बताता हूं। आपने पानी के अंदर पत्थर मारा है, जब पानी के अंदर पत्थर मारोगे तो मारने के बाद इस तरह से लहरें, रिपल्स बनते हैं कि नहीं? लहरें बनती है इस तरह से, देखा है पानी के अंदर? ये किसी मोमेंट पे अगर पिक्चर लिया जाए तो ऐसी लहरें बनती हैं, देखा होगा ना ऐसे? तो बेटा ये सब इन लहरों का मतलब क्या है? इस डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट हैं, ध्यान से बात समझो, इस डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट है वो एक साथ ऊपर आएंगे और एक साथ नीचे जाएंगे। तो ये सब सारे पार्टिकल किस फेज में है? एक ही फेज में है। अरे फेज होने का मतलब क्या? जैसे बताया था ना, ई और बी सेम फेज में होता है, तो मतलब ई भी जब मैक्सिमम होगा तो बी भी मैक्सिमम होगा। तो बेटा इस डिस्टेंस पे जितने भी पार्टिकल हैं वो सब एक साथ ऊपर आ रहे होंगे और एक साथ नीचे जा रहे होंगे, तो ये सब पार्टिकल सेम फेज में कहेंगे। तो इनके कलेक्शन से जो सरफेस बना, उस सरफेस का नाम क्या कहलाता है बेटा? वेव फ्रंट। तो ये एक क्या कहलाएगा बेटा? ये एक वेव फ्रंट कहलाएगा। ये भी एक क्या है? वेव फ्रंट है। ये भी एक क्या है? वेव फ्रंट है। तो बेटा ये क्या है? वेव फ्रंट है, ठीक है ना? वेव फ्रंट, ठीक है। इसके बाद रे क्या होता है? रे लिखो, रे क्या होता है? इसी के अंदर दूसरा लिखो, रे, ठीक है ना? देखो, रे इज ए लाइन, रे इज ए लाइन, ray is a line which indicate, ray is a line which indicate the direction of wave. Ray is a line which indicate the direction of wave, direction of wave. अब देखो वेव के टर्म में सब कुछ डिफाइन कर रहे हैं। ray is a line which indicate the direction of wave. देखो, it is always, full stop के बाद लिखो, it is always perpendicular to the wave front. It is always perpendicular to the wave front. It is always perpendicular to the wave front. बेटा ये हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है। जैसे बेटा अगर डायरेक्शन ऑफ के बाद क्या था बेटा? हाँ बेटा, डायरेक्शन ऑफ के बाद क्या था? डायरेक्शन ऑफ द वेव, डायरेक्शन ऑफ द वेव which is always perpendicular to the wave front, which is always perpendicular to the wave front. बेटा अगर वेव फ्रंट ऐसा है तो रे कैसा होगा? रे ऐसा होगा। अगर बेटा वेव फ्रंट ऐसा है तो रे ऐसा होगा। एक ड्राइंग बना लो बस। अगर वेव फ्रंट ऐसा होगा तो रे ऐसा होगा। बेटा रे बता रहा है कि वेव किस डायरेक्शन में जा रहा है, और बेटा हमेशा इसका वेव फ्रंट से एंगल कितना बनता है? 90। हमेशा वेव फ्रंट से एंगल कितना बनेगा? 90। तो बेटा ये भी याद रख सकते हो तरीका, ट्रिक, कि अगर कभी आपको वेव फ्रंट ड्रॉ करना है तो बेटा अब दिमाग में रे ऑप्टिक्स तो क्लियर है, पहले रे बना लेना और फिर ऐसा सरफेस बनाना जो रे के परपेंडिकुलर हो, वही क्या कहलाएगा? वेव फ्रंट कहलाएगा ना। तो रे और वेव फ्रंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। क्लियर? क्लियर है बेटा? ये कुछ समझ सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह, बात एक ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के 90 पे होते हैं ना, वैसे रे और वेव फ्रंट होता है। चलो अब इस बार देखो बेटा, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट के क्या क्या टाइप होते हैं? टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। पहला टाइप लिखो बेटा, स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। पहला लिखो स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। बेटा देखो, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइंट सोर्स, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइंट सोर्स, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइंट सोर्स। स्फेरिकल वेव फ्रंट, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइंट सोर्स। बेटा ये किससे प्रोड्यूस होता है? पॉइंट सोर्स से प्रोड्यूस होता है। बेटा जैसे मान लो एक एलईडी ले लूं मैं, छोटी सी एलईडी, तो बेटा एलईडी ले लूं तो समझ लो ऐसा कि पानी के बीच में पत्थर को एक पॉइंट को डिस्टर्ब किया मैंने, तो वो डिस्टर्बेंस 3D में हर तरफ बढ़ेगा, 3D में हर तरफ ऊपर भी जाएगा, साइड में भी जाएगा, तो एक गोला बनाते हुए जाएगा। वो डिस्टर्बेंस हर तरफ इक्वल ट्रेवल करेगा, तो गोला बनाएगा ना। तो बेटा ऐसे एक गोला बनेगा, देखो छोटा गोला, फिर उसके ऊपर एक बड़ा गोला, फिर उसके ऊपर एक बड़ा गोला। तो बेटा ये कैसा, ये 3D में होगा, विजुअलाइज करो। एक ये हर तरफ गोला बढ़ेगा, बीच में एलईडी होगी। तो बेटा ये कैसी वेव फ्रंट है? ये है स्फेरिकल वेव फ्रंट।
स्फेरिकल वेव फ्रंट। बेटा अभी वेव फ्रंट सीखो। स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ठीक है ना। पॉइंट, जब एक पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स ऑलवेज प्रोड्यूस स्फेरिकल वेव फ्रंट। कौन सा सोर्स स्फेरिकल प्रोड्यूस करता है? पॉइंट सोर्स, ठीक है ना। इसके आगे की जितनी फिजिक्स है आसान है, इसीलिए जितने लोग पास होना वाला काम यहां से खत्म कर दो। मतलब पास होने के लिए कोई नहीं सोचेगा, इसके बाद का सारा फिजिक्स अच्छे से पढ़ लो, पास हो जाओगे, आसान भी है, ठीक है। स्फेरिकल वेव फ्रंट। सेकेंड बेटा आगे चलूं, दूसरा लिखो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। बेटा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। बेटा लिखो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट पढ़ रहे हो। पहला वेव फ्रंट पढ़ा बेटा सर्कुलर वेव फ्रंट, दूसरा लिखो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। इसके बारे में लिखो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द लाइन सोर्स। लाइन समझ रहे हो ना? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द लाइन सोर्स, LINE, लाइन सोर्स। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द लाइन सोर्स, समझ में आया? लाइन सोर्स से प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब जैसे बेटा ट्यूबलाइट होता है, ट्यूबलाइट लंबा होता है ना, तो बेटा जैसे ये डिस्टरबेंस जब क्रिएट करेगा, जैसे एक मान लो लाइन सोर्स है, तो ये डिस्टरबेंस बेटा ऐसे एक सिलेंडर के फॉर्म में क्रिएट करेगा, फिर एक और सिलेंडर आएगा इसके बाद, फिर ऐसे सिलेंडर ट्रेवल करेगा। तो बेटा ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, और ये वेव फ्रंट आगे बढ़ता जाएगा। तो लाइन सोर्स कैसा वेव फ्रंट क्रिएट करता है? सिलिंड्रिकल, ठीक है ना। लाइन सोर्स क्रिएट सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है ना। एक लाइन सोर्स है वो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट क्रिएट करता है। बेटा लाइन सोर्स ऑलवेज प्रोड्यूस सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट को क्रिएट करता है, ठीक है। चाहो तो पूरा बना लो, कंप्लीट कर लो, या ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि कितना इन नीचे तक जा सकता है। तो लाइन सोर्स ऑलवेज प्रोड्यूस सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। बेटा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करता है। पॉइंट सोर्स क्या प्रोड्यूस करता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। और लाइन सोर्स सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तीसरा लिखो बेटा, तीसरा बना लिया ना? जल्दी से एक रफ सा डायग्राम बना लो, कोई दिक्कत नहीं है इसका। हाँ सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, जल्दी से एक रफ सा डायग्राम खत्म करो बच्चों, जल्दी करो। हो गया? बना लेना खुद से, सिलेंडर ही तो बनाना है। तीसरा लिखो प्लेनर वेव फ्रंट, प्लेनर वेव फ्रंट, प्लेनर वेव फ्रंट, ठीक है। लिखो प्लेनर वेव फ्रंट। बेटा तीसरा वेव फ्रंट लिखो प्लेनर वेव फ्रंट, प्लेनर वेव फ्रंट लिखो। व्हेन सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट एंड when cylindrical wave front or when cylindrical wave front or spherical wave front, when क्या लिखा है? when cylindrical wave front or spherical wave front travel large distance, when cylindrical wave front or spherical wave front travel large distance, wave front travel large distance, it become planar wave front, 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 it become planar wave front। बेटा अर्थ कैसी है? अर्थ कैसी है? स्फीयर है, गोल है, लेकिन आप यहां खड़े हैं तो आपको गोल तो नहीं दिख रहा है, चपटा दिख रहा है ना। तो बेटा अगर गोले का रेडियस बहुत बड़ा हो जाए और उसके छोटे से हिस्से को आप एनालाइज करो, तो वो हिस्सा आपको कैसा दिखाई पड़ेगा? प्लेन। जैसे एग्जांपल समझो, बेटा ये एक स्फीयर है, अब मान लो स्फेरिकल वेव फ्रंट इतना बड़ा बना, अब इसके छोटे से हिस्से को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ऑलमोस्ट मुझे स्ट्रेट लाइन दिखेगा ना। तो बेटा 3D में विजुअलाइज करोगे, तो प्लेन दिखेगा आपको, बिल्कुल एक प्लेन सरफेस दिखेगा। बात समझ में आ रहा है ना? सेम चीज गोज विद द सिलिंड्रिकल। बेटा सिलेंडर अगर बहुत बड़ा हो जाए, तो इसका छोटा सा टुकड़ा, अगर आप छोटा सा पोर्शन दिखोगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा आपको? प्लेन दिखाई पड़ेगा, छोटा सा टुकड़ा। देखा, अगर ये वेव फ्रंट बहुत ज्यादा दूरी तक चले जाते हैं, तो बेटा ज्यादा दूरी तक जाएंगे तो उनका साइज बड़ा होता जाएगा, तो छोटे से हिस्सों को देखो तो कैसा दिखाई पड़ेगा? प्लेनर। समझ में आया ना? तो बेटा अब ये क्लियर है, 3 तरह का वेव फ्रंट होता है। कौन कौन सा क्लियर ना? स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और प्लेनर। हमारी फिजिक्स में हम लोग प्लेनर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना? प्लेनर का लिखो बेटा, बिहेवियर ऑफ प्लेनर वेव फ्रंट
थ्रू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, थ्रू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, बिहेवियर ऑफ प्लेनर वेव फ्रंट थ्रू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। बेटा नेक्स्ट हेडिंग, बिहेवियर ऑफ प्लेनर वेव फ्रंट थ्रू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, बिहेवियर ऑफ प्लेनर वेव फ्रंट थ्रू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, बिहेवियर ऑफ प्लेनर वेव फ्रंट थ्रू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से प्लेनर वेव फ्रंट कैसा बिहेव करता है उसको हमें पढ़ना है बेटा। बिहेवियर ऑफ डिफरेंट वेव फ्रंट थ्रू बिहेवियर ऑफ प्लेनर वेव फ्रंट थ्रू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। पहला लिखो कॉनकेव मिरर। बेटा ये डायरेक्ट एग्जाम में बनाने को आएगा, डायरेक्ट फ्री का मार्क्स होता है बेटा, फ्री का मार्क्स होता है, 1 नंबर में डायरेक्ट बनाने को आता है। जो बताऊंगा उसमें से याद कर लो कि ऐसा जाएगा तो कैसा होगा। कॉनकेव मिरर से देखो इधर, तो बेटा ये कॉनकेव मिरर है, ड्रॉ करने को आएगा। तो बेटा मान लो इसके ऊपर प्लेनर वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रही है। कैसी वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रही है बेटा? प्लेनर। ये प्लेनर वेव फ्रंट है, ये इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट हो रही है ना, तो रे कैसे जाएगा? यहाँ पे रे ऐसे जाएगा बेटा, रे ऐसे जाएगा ना। प्लेनर वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, रे ऐसे जाएगा। अरे रे कैसे जाएगा? रे बताया था ना आपको कि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जाता है, तो अगर प्लेनर वेव फ्रंट है तो रे कैसा जाएगा? उसके परपेंडिकुलर खींचोगे तो एरो ही तो बनेगा ना। तो बेटा ये देखो, ये प्लेनर वेव फ्रंट है तो पैरेलल रे बनेगी, ठीक है ना। और बेटा ये कौन सी वेव फ्रंट है? प्लेनर वेव फ्रंट। बेटा ये प्लेनर वेव फ्रंट है। तो बेटा जब ये टकराएंगी तो टकराने के बाद रे कैसे, देखो मैं जानबूझ के बता रहा हूं कि रे ऑप्टिक्स आपको आता है तो रे से बनाना सीखा करो। तो बेटा मुझे पता है कि रे कैसे जाएगी, रे फोकस पे कन्वर्ज करेगी। अरे इतना तो आपको पता है ना। अब सोचो मैं इससे टकराई, जब ये जाएगी इससे टकराएगी वेव फ्रंट, टकराने के बाद वेव फ्रंट कैसा बनाऊं? तो टकराने के बाद एक सरफेस इसके परपेंडिकुलर एज्यूम करो तो ऐसा आएगा, समझ रहे हो ना? ऐसा आएगा। वाईफाई का सिग्नल देख रहे हो ना, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं बनाया। बेटा इसका इस तरह से, तो बेटा ये वाला वेव फ्रंट कौन सा वेव फ्रंट कहा जाएगा? ये वेव फ्रंट कहा जाएगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट कौन सा कहा जाएगा? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये रे है, ये कौन से? ये जो सर्कुलर टाइप के वाईफाई टाइप के दिख रहे हैं, कौन से वेव फ्रंट है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। बनाने आ गया ना? बना लोगे ना रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसे बनेंगे अगर कॉनकेव मिरर हो तो, ठीक है। कॉनकेव मिरर। अब कॉन्वेक्स की बारी, कॉन्वेक्स की बारी, कॉन्वेक्स की बारी। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इसका वेव फ्रंट बनाना है बेटा। तो कॉन्वेक्स मिरर बना लो, ये रहा कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना लो। पहले तुम रे ही बना लो बेटा, पहले रे ही बना लो। तो रे जाएगा ऐसे गिरेगा बेटा, फिर ये फोकस से डाइवर्ज होते हुए दिखाई पड़ता है, आपको पता है बेटा। ये फोकस से इस तरह से डाइवर्ज होते हुए दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है ना। तो इसका प्लेनर वेव फ्रंट, यहां भी प्लेनर वेव फ्रंट, तो बेटा ऐसे दो लाइन बना दो। ये लाइन क्या कहलाएगा? इंसिडेंट प्लेनर वेव फ्रंट। इंसिडेंट प्लेनर वेव फ्रंट, प्लेनर इंसिडेंट प्लेनर वेव फ्रंट, इंसिडेंट प्लेनर वेव फ्रंट। इसका रिफ्लेक्टेड कैसा बनेगा? कोई बनाएगा रिफ्लेक्टेड? इसका रिफ्लेक्टेड कैसा बनेगा बताना। ऐसा सरफेस बनाओ जो रे के परपेंडिकुलर हो। कैसा बनेगा इसका रिफ्लेक्टेड? इसका रिफ्लेक्टेड ऐसा बनेगा। ये कौन सी वेव फ्रंट है? ये है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है इसका, ये इसका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। जो सर्कल बन रहा है ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ठीक है। ये इसका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तीसरा बेटा ये डायरेक्ट बनाने को आएगा, फ्री का मार्क्स है एकदम।
बोलेगा कॉनकेव मिरर फिर से प्लेनर वेव फ्रंट का बताओ इंट्रैक्शन, ऐसे बना देना। ठीक है, आगे चलो। तीसरा लिखो। बना लिया था ना? नहीं बना पाए थे बेटा, ये तो कॉमन सेंस है, जल्दी करो। काम करो अपना पहले, मनहूसियत बोलना जरूरी होता है। लिख ले बेटा। देखो इधर, तीसरा कॉन्वेक्स लेंस, तीसरा कॉन्वेक्स लेंस। चलो फटाफट, जिसको आ गया वो खुद भी बना सकता है, ऐसा नहीं कि मेरा वेट करने की जरूरत है। कॉन्वेक्स आपको पता है कैसा बनेगा। रे को देख लो पहले, रे कैसे जाती है? ऐसे जाती है, ऐसे जाने के बाद फोकस से पास करती है। अरे गधा कहीं का, ऐसे गई तो बेटा ये जो वेव फ्रंट है ये कौन से? इंसिडेंट प्लेनर वेव फ्रंट। बेटा इंसिडेंट प्लेनर वेव फ्रंट। चलो रिफ्रैक्टेड खुद बना के दिखाओ, मैं देखूंगा। खुद बनाओ रिफ्रैक्टेड। खुद बनाओ रिफ्रैक्टेड। बन गया? ऐसे बनेगा, ऐसे करके। अरे पिछले वाले जैसा ही बनेगा, वाईफाई बनेगा। और उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होगा? फोकस। ठीक है, अगला बनाओ खुद से। चौथा कॉनकेव लेंस। बेटा कॉनकेव में रे ऐसे जाती है ना, कॉनकेव में रे ऐसे जाती है, डाइवर्ज होती है फोकस से। तो बेटा ये इंसिडेंट, अब बार बार मैं नहीं लिख रहा, तुम समझ रहे हो ना ये क्या है? इंसिडेंट प्लेनर वेव फ्रंट है। बेटा इसका नाम क्या रखोगे? नाम याद रखो, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। इसको क्या बोलोगे? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्लेक्टेड नहीं है ये, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। इसका वेव फ्रंट बना लोगे खुद से? नहीं बनाओ? बनाओ। ये जो है बेटा ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। बना लिया? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। आगे चले बेटा, लास्ट प्रिज्म। लास्ट लिखो प्रिज्म। कोई भी दो रे ड्रॉ कर लो, मदद मिलेगा बस।
प्रिज्म, बेटा इंसिडेंट प्लेन और रिफ्रैक्टेड वाली कैसे होगी? प्रिज्म। ये बोर्ड में आया था, इस साल के नहीं, लेकिन बोर्ड में आया था। प्रिज्म से बताओ प्लेनर वेव फ्रंट कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, प्लेन ही रहेगा लेकिन कुछ टिल्ट हो जाएगा, एंगल कुछ टिल्ट हो जाएगा उसका। बना लिया बेटा? अब लिखो हाइगन्स प्रिंसिपल। हाँ हाँ, लिखो हाइगन्स प्रिंसिपल, हेडिंग डालो हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन्स HUYGEN' प्रिंसिपल, हाइगन्स HUYGEN' है एंड उसके बाद प्रिंसिपल, हाइगन का सिद्धांत, ठीक है ना? आइगन प्रिंसिपल, H साइलेंट, आइगन, ठीक है? आइगन प्रिंसिपल लिखो इसके बारे में, लेकिन वी इंडियन कॉल इट एज हाइगन प्रिंसिपल। आइगन बोल दोगे तो समझ में ही नहीं आएगा किसी को, ठीक है ना? जैसे आपने एक पढ़ा था ना, डिब्रॉगली हाइपोथेसिस, पढ़ा होगा 11th में। डिब्रॉगली हाइपोथेसिस है, उसका पता नहीं कैसे फ्रेंच या किसी भाषा में प्रोनाउंसिएशन था डिब्रॉय हाइपोथेसिस, और उसको मतलब फॉरेन में डिब्रॉय ही बोलते हैं, पता नहीं कैसे बोलते हैं। हमारे इंडिया में डिब्रॉगली ना बोलो तो आधे से ज़्यादा लोग समझेंगे ही नहीं कि आप सेम चीज़ पूछ रहे हो, ठीक है ना? तो प्रॉब्लमेटिक है। हाइगन्स प्रिंसिपल लिखो, लिखो लिखो, इट टेल अस अबाउट a method to draw the secondary wave front. It tell us about the method to draw, tell us about a method to draw the secondary wave front. It tell us about a method to draw the secondary wave front with the help of a given wave front. A secondary wave front with the help of a given wave front, with the help of a given wave front, with the help of a given wave front, secondary wave front with the help of a given wave front. सुनो बेटा, हाइगन प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? ध्यान से सुनते जाना, ये पक्का क्वेश्चन। हाइगन प्रिंसिपल में 3 चीजें पढ़ाई जाएगी, 3 चीजें में से कुछ ना कुछ एग्जाम में आता है। या तो हाइगन प्रिंसिपल, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इसका क्या है? हाइगन, व्हाट इज हाइगन प्रिंसिपल? स्टेट हाइगन प्रिंसिपल। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन बोर्ड, मोस्ट रिपीटेड। हाइगन प्रिंसिपल क्या होता है बेटा? तो एक वेव फ्रंट आपको पहले से गिवन है, उसकी मदद से आप अगले वेव फ्रंट को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, इसका मेथड कौन बताता है? हाइगन प्रिंसिपल। बेटा यही प्रिंसिपल है जिसके ऊपर इस चैप्टर की फिजिक्स डिपेंड करती है, समझ में आया ना? तो हाइगन प्रिंसिपल क्या बताता है? एक गिवन वेव फ्रंट के मदद से अगले वेव फ्रंट को प्रिडिक्ट करना, उसका शेप क्या होगा, ये सब प्रिडिक्ट करना, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो इनके अंदर 2 लॉ है, तो लिखो इट स्टेट्स दैट, फर्स्ट इट स्टेट्स, इसमें एक लाइन छोड़ के लिखो इट स्टेट्स दैट। पहले मैंने आपको क्या बताया कि हाइगन प्रिंसिपल करता क्या है? एक गिवन वेव फ्रंट की मदद से सेकेंडरी वेव फ्रंट को ड्रॉ करने में मदद करता है। मतलब एक वेव फ्रंट गिवन है, उससे अगला वेव फ्रंट कैसे बनेगा उसको मैं सेकेंडरी कह रहा हूं, उससे जो अगला वेव फ्रंट कैसे बनेगा उसको बताने का काम कौन करता है? हाइगन प्रिंसिपल। तो बेटा इट स्टेट्स दैट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट 2 पॉइंट है इसमें, पहला पॉइंट लिखो हाइगन्स फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सेकंड। फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट हाइगन के अंदर 2 पॉइंट्स है, तो बारी बारी से लिखते चलो। पहला पॉइंट लिखो, लिखो एवरी पॉइंट on the given wave front, every point on the given wave front act as a secondary source. Every point on the given wave front, every point on the given wave front
act as a secondary source, act as a secondary source which produce wavelets, which produce wavelets, wavelets, which produce wavelets, wavelets, which produce wavelets, which produce wavelets. wavelets का मतलब अगर देखो एग्जाम में मत लिखना, लेकिन इसको बेबी वेव कहते हैं, एग्जाम में मत लिखना. which produce wavelets है ना, which बता देना, which produce wavelets लिख लिया ना. दूसरा पॉइंट लिखो, सेकेंड पॉइंट. ये हाइगन का पहला पॉइंट था, हाइगन का दूसरा पॉइंट लिखो. लिखो a common tangent, a common tangent, a common tangent drawn to these wavelets, a common tangent drawn to these wavelets, a common tangent drawn to these wavelets will act as secondary wavefront. A common tangent drawn to these wavelets will act as secondary wavefront, will act as secondary wavefront. A common tangent drawn to these wavelets will act as secondary wavefront. देखो बहुत सिंप्लीफाइड में बता रहा हूँ, बुक से डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, इसे समझा, जो समझा है वही बताता हूँ आपको मैं, जो मेरे दिमाग में प्रोसेस है वही चीज मैं आपको बताता हूँ. देखिए बेटा, इधर ध्यान से देखिए सब लोग, अब थोड़ा ध्यान लगाइए इधर. बेटा देखिए, जैसे मान लीजिए एक वेव फ्रंट है, ये इधर ये वेव फ्रंट t इक्वल टू 0 पे है, ठीक है. ये वेव फ्रंट मुझे गिवन है, तो जो गिवन वेव फ्रंट है उसको मैंने मान लिया कि ये मेरा गिवन वेव फ्रंट है, ये t इक्वल टू 0 पे है. अब मान लो t बराबर t टाइम बाद मुझे एक सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाना है, तो उसका तरीका क्या होता है. तो पहला पॉइंट, हाइगन का पहला पॉइंट, कि इसके ऊपर जितने पॉइंट्स है, बेटा आप याद रखिए, वो पानी वाला एग्जांपल याद रखिए. तो पानी वाले एग्जांपल में इस वेव फ्रंट पे क्या है, पार्टिकल्स है ना, तो कह रहे हैं कि इसका हर पॉइंट एक सोर्स की तरह काम करता है, एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करता है. अब ये सोर्स क्या करेगा, एक बेबी वेव प्रोड्यूस करेगा. अरे जैसे पत्थर मारते हो बेटा, एक पत्थर मारा, पत्थर मारने के बाद पहला वेव ऐसे प्रोड्यूस हुआ ना, तो बेटा ये प्राइमरी सोर्स हुआ, मतलब मेन रीजन हुआ वेव प्रोड्यूस होने का. अब इसका हर पॉइंट जो है खुद में एक नया सोर्स की तरह काम करेगा, तो नया सोर्स की तरह काम करेगा, तो ये भी अपना एक बेबी वेव बनाएगा. इस बेबी वेव का नाम क्या रखा हमने, वेवलेट्स, मतलब उसको क्या कहते हैं हम लोग, वेवलेट्स. तो हर पॉइंट, पहला बात याद रखो हाइगन का पहला बात क्या है कि जो गिवन वेव फ्रंट है उसका हर पॉइंट किसकी तरह काम करता है, सेकेंडरी सोर्स की तरह. अब उसको सेकेंडरी सोर्स क्यों कहा, जैसे बेटा पानी में पत्थर मारा तो प्राइमरी सोर्स तो वो पत्थर था ना, अब जो ये सोर्स बने तो दूसरे सोर्स बने ना, तो इसका नाम अब क्या रखा जाएगा, सेकेंडरी. अरे मेन सोर्स तो कहीं होगा ना, तो उनको सेकेंडरी सोर्स कहा. तो बेटा हर सेकेंडरी सोर्स क्या करेगा, एक अपना बेबी वेव प्रोड्यूस करेगा. उस बेबी वेव्स को हमने क्या किया, वेवलेट्स. जैसे बेटा ये भी एक वेवलेट्स है, मैं पास में और ड्रॉ नहीं कर रहा, हर जगह प्रोड्यूस होता है, लेकिन बस डायग्राम गंदा हो जाएगा इसलिए ड्रॉ नहीं कर रहा, समझ में आया ना. तो बेटा ये पूरा वेव क्या प्रोड्यूस करेगा, एक वेवलेट्स प्रोड्यूस करेगा. तो बेटा पहला पॉइंट क्लियर हुआ. अरे पॉइंट क्लियर करते चलो. सेकेंडरी, इस गिवन वेव का हर पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा, जो कि बेबी वेव को प्रोड्यूस करेगा, जो कि बेबी वेव को प्रोड्यूस करेगा. बेबी वेव को हम क्या कहते हैं, वेवलेट्स. बेटा यहां ये भी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन डायग्राम गंदा हो जाएगा इसलिए उसको नहीं बना रहा, ठीक है ना. अब बोल रहे हैं कि कॉमन टेंजेंट ड्रॉन टू दीज वेवलेट्स, कॉमन टेंजेंट ड्रॉन टू दीज वेवलेट्स, common tangent drawn to these wavelet will act as the secondary wavefront. समझ में आया ना, common tangent drawn to these wavelets will act as secondary wavefront. बन गया secondary wavefront. हाइगन प्रिंसिपल क्लियर हुआ, हाइगन प्रिंसिपल क्लियर हुआ. ध्यान से देखो, ये पूछेगा बार बार, हाइगन प्रिंसिपल क्लियर करो बच्चों. common tangent drawn to these wavelets will act as a secondary wavefront. क्या हुआ, हाइगन का दो प्रिंसिपल है, ध्यान से पढ़ो, उन्हीं प्रिंसिपल को मैंने एक्सप्लेन किया. समझ में आया सबको. पहला प्रिंसिपल कहता है कि जो गिवन वेव फ्रंट, तो गिवन वेव फ्रंट ये है जो t बराबर 0 पे है, उसका हर पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करता है.
तो जब उसका हर पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा तो एक बेबी वेव प्रोड्यूस करेगा। अब ये फर्स्ट बोलता है, ये फर्स्ट हाइगन प्रिंसिपल बोलता है। सेकेंड क्या बोलता है कि उस बेबी वेव पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। तो टेंजेंट बेटा सबके वेव जो प्रोड्यूस हुए उन पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। तो जब टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो नया सरफेस बनेगा, तो दैट सरफेस इज अवर सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो बेटा इसके शेप को भी प्रिडिक्ट किया और साइज को भी। बेटा ध्यान दो पढ़ाई पे, क्लियर है हाइगन प्रिंसिपल? बेटा लिख लोगे हाइगन प्रिंसिपल, कोई डाउट नहीं इसमें। अब हम लिखे बेटा लॉज ऑफ प्रूफ ऑफ हाइगन प्रिंसिपल से अब बेटा हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। जैसे बेटा जब ये बात हुआ कि न्यूटन की फिजिक्स गलत है और आपकी फिजिक्स सही है, जब डिबेट हुआ तो बताया ना कि लोगों ने न्यूटन के फिजिक्स को क्या बोल दिया, हाँ बैठा हो गधा कहीं का। न्यूटन के फिजिक्स को लोगों ने क्या बोला, गलत। रे ऑप्टिक्स को गलत बोला, बोला वेव ऑप्टिक्स सही है, लाइट का नेचर कैसा है, वेव। तो बेटा जो चीज रे से डिफाइन होती थी वो चीज आपको वेव से भी करना होगा। बेटा आपकी चीज तो सही मानूंगा तभी ना जब आप भी सारी चीजें डिफाइन कर दो जो न्यूटन ने डिफाइन किया था। तो न्यूटन ने सबसे पहले डिफाइन किया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इन हाइगन प्रिंसिपल से भी दोनों का प्रूफ होना चाहिए, तभी तो मानेंगे इनका प्रूफ आएगा, सही है। तो बेटा इसमें सबसे पहले मैं आपको प्रूफ करूंगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि उसका प्रूफ आसान होता है, उसका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो जो आसान है पहले वो करके वो क्लियर हो जाएगा, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखो प्रूफ ऑफ, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी एमटीजी उठा के देखना। प्रूफ ऑफ हाइगन प्रिंसिपल में तीन चीज पढ़ाऊंगा, हाइगन प्रिंसिपल खुद, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगन प्रिंसिपल और प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगन प्रिंसिपल। बेटा ऐसा मतलब है जो 98% चांस मान लो, 98% बोल रहा हूं, 2% सेफर साइड के लिए छोड़ रहा हूं, 98% चांस में तीनों में से एक पेपर में जरूर आएगा, ये बात याद रखना। हाइगन प्रिंसिपल अभी जो पढ़ा रहा हूं, इसके बाद जो पढ़ा रहा हूं, तीनों में से एक जरूर आएगा, एक 100% श्योर रहेगा, ठीक है ना। तो लिखो प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगन्स प्रिंसिपल, बाय हाइगन्स प्रिंसिपल, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगन्स प्रिंसिपल, ठीक है बेटा, हाइगन्स प्रिंसिपल। देखो तो ध्यान से प्रूफ करते हैं इसको। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता है ना सबको, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू n21 एंड इज इक्वल्स टू n2 बाई n1, अरे पता है ना ये प्रूफ करना है। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू n21, इसको क्या लिख सकते हो n2 बाई n1, इसी को क्या लिख सकते हो v1 अपॉन, उल्टा याद है ना, इसको v1 अपॉन v2 भी आप लिख सकते हो, याद है ना ये। अब सुनो ध्यान से इधर, बेटा ये मैंने एक मीडियम लिया, अंदर एक पूरा अलग मीडियम है। बेटा ध्यान दो इधर, अब इतनी आसान सी चीज दुनिया में नहीं हो सकती जो जिसका इतना हाई चांसेस हो बोर्ड एग्जाम में आने का, इससे आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता। अरे देख ले अभिनव गधा कहीं का, ये n2 है, ये n1 है। अब देखो बेटा, मान लो एक रे यहाँ पे गिर रही है, तो बेटा जब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते थे या रिफ्रैक्शन तो एक रे से काम चल जाता था, लेकिन यहाँ तो हमें वेव फ्रंट पढ़ना है, तो वेव फ्रंट के लिए मिनिमम 2 रे रहेगा, तो हम वेव फ्रंट को सही सही गेस कर पाएंगे। तो एक और रे ले लिया बेटा वेव फ्रंट, तो ये हमारी जो वेव फ्रंट हो गई ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। बेटा ये वेव फ्रंट कौन सी है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। बेटा ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, WF लिख रहा हूं मतलब वेव फ्रंट, समझ में आया ना। ये हमारी इंसिडेंट वेव फ्रंट है, देखो रे उसके क्या है, परपेंडिकुलर है, इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गई। तो बेटा इंसिडेंट वेव फ्रंट है तो रे में आपको पता है कि यहाँ पे कुछ एंगल बनता है, या वेव फ्रंट पे देखो यहाँ भी बना ले रहा हूँ, तो ये वेव फ्रंट कुछ ऐसे दिख रही होगी यहाँ पे। अरे यही वाली वेव फ्रंट आगे बढ़ेगी तो यहाँ दिखेगी ना, बीच में भी दिखेगी, लेकिन डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा बस। बेटा यहाँ भी बना लो, यहाँ भी बना लो, लेकिन डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए एक यहाँ बना के दिखा दिया, एक यहाँ बना दिया बेटा। ये भी क्या है, वेव फ्रंट है। अच्छा अब देखो बेटा, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, तो बेटा ये वाला एंगल नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसका नाम क्या होता है, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसका नाम क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बेटा ये एंगल आई हो गया, एंगल आई हो गया ना। अब इधर ध्यान से सुनो बेटा,
मैं t बराबर 0 पे ये सिचुएशन एज्यूम करता हूं जिसमें ये वेव फ्रंट यहां AB पे है। t बराबर 0 पे ये सिचुएशन एज्यूम करता हूं, बात नहीं, t बराबर 0 पे ये सिचुएशन एज्यूम कर रहा हूं जहां बेटा ये AB वेव फ्रंट यहां पे पहुंच गया है और इसका ये वाला हिस्सा जस्ट दूसरे वेव के अंदर एंट्री ही करना है, दूसरे मीडियम के अंदर एंट्री ही करने वाला है। तो बेटा मान लो t बराबर 0 पे सिचुएशन ये है और t बराबर t टाइम बाद, बेटा यही पॉइंट समझना है, ध्यान समझना, t बराबर 0 की सिचुएशन AB है। तो बेटा जैसे मान लो t टाइम बाद ये B वाला पॉइंट यहां पहुंच गया, t टाइम बाद ये B वाला पॉइंट जो इस वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट है बेटा, इसका B वाला पॉइंट यहां पहुंच गया, मान लो ऐसा। बेटा फिर से रिपीट कर रहा हूं, t टाइम बाद इस B वाले पॉइंट को यहां पे पहुंचा दो, तो बेटा A वाला पॉइंट ऑलरेडी दूसरे मीडियम में जा चुका होगा। अरे बात को समझ रहे हो कि नहीं? जब ये B वाला पॉइंट यहां पहुंचेगा मान लो t टाइम बाद, तो A वाला पॉइंट ऑलरेडी दूसरे मीडियम में जा चुका होगा ना, और वो t टाइम के लिए चल चुका होगा। अरे ये भी बात समझ में आया क्या? जब ये t टाइम बाद यहां पहुंचेगा तो ये तो पहुंच ही गया है ना, तो ये t टाइम के लिए दूसरे मीडियम में चल चुका होगा। बात समझ में आ रहा है? तो बेटा ये रे ऐसे जाके ऐसे मुड़ेगी और इस एंगल को आप क्या कहते हैं, ठीक है ना, ये रे ऐसे जाके मुड़ेगी, बेटा थोड़ी सी मुड़ गई है, और इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल R बोल रहे हैं बेटा। तो देखो अब ऐसा एज्यूम करो कि ये t टाइम के लिए चल चुकी है बेटा, तो t टाइम के लिए चल चुकी है, तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसे बनेगी? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कुछ ऐसे बनेगी, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ये t बराबर t पे ऐसे बनेगी, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट हो गया बेटा B डैश और ये वाला पॉइंट हो गया A डैश। ध्यान से समझो बेटा, t बराबर 0 पे B वाला पॉइंट यहां था, t बराबर t पे B वाला पॉइंट यहां आएगा, तो t बराबर 0 पे ये A वाला पॉइंट यहां था, तो t बराबर t पे A डैश वाला पॉइंट कुछ अंदर जा चुका होगा, मीडियम के जा चुका होगा ना, अंदर जा चुका होगा। अच्छा बेटा इस मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट v1 है, भगा दूंगा मैं अगर डिस्टर्ब करो। एक तो इतना इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, गधा कहीं का जो बोर्ड एग्जाम में शोर शॉट है, आजकल की दुनिया में कोई शोर शॉट होता नहीं, और उसके बाद जो तुम लोग बात कर, अरे देख ले बाद में लास्ट में रटेगा, 24 घंटे में जरूरी है, अभी देख ले, कुछ दिमाग में 3-4 नंबर चला जाए तो पास होने के लिए 17 ही रह जाएंगे, 3 नंबर तो एग्जामिनर बढ़ा देगा, तो 3 नंबर तो कुछ कंफर्म कर ले कि अभी बात करेगा, फिर ले जाओ उसको अपने घर। t बराबर t पे यहां पे आ गया बेटा, तो ये कितना डिस्टेंस, सुनो इधर ध्यान से, अगर इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v1 है बेटा, इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v1 है, तो ये डिस्टेंस होगा v1 इंटू t। कितने लोगों को समझ में आ रहा है बेटा? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो बेटा अगर ये पॉइंट t टाइम में यहां पहुंचा और इस मीडियम में स्पीड v1 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, v1 इंटू t। अब मान लो इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v2 है, तो बेटा t बराबर 0 पे a वाला पॉइंट यहां था, t बराबर t पे ये वाला पॉइंट यहां है, तो इसको चलने के लिए कितना टाइम मिला, t टाइम। तो बेटा ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, v2 इंटू t। अरे डाइजेस्ट हुआ क्या? दूसरे मीडियम में ये स्पीड अगर v2, तो v2 इंटू t। पहले इतना बना लो फिर कॉम्प्लिकेट करता हूं। ये बात समझते हैं कि पहले t बराबर 0 पे लेना, समझ लो बेटा, समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। लिखो लिखो, जल्दी बनाओ ड्राइंग, जल्दी बनाओ, टाइम वेस्ट नहीं, मुझे कंप्लीट करना है जिसको, चैप्टर को नहीं। अरे रिफ्लेक्शन तो कर लूं, रिफ्रैक्शन। चल जल्दी बनाओ, जल्दी बेटा, जल्दी बेटा। ए बी डैश यहां कौन सी वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ए बी डैश इज द रिफ्रैक्टेड, ए डैश बी डैश इज द रिफ्रैक्टेड, ए बी डैश सॉरी, ए बी डैश इज द, ए डैश बी डैश इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाया तुमने? अरे बना लिया, दीक्षा बनाया, नंदिनी, करण, श्रुति,
दिव्या यस सर। बन गया? दिव्या ठीक है Yes, sir. बन गया? हाँ बेटा कोई पूछ रहा है? बेटा इधर बन गया सबका ऑफलाइन में? देखो इधर ध्यान से बेटा, ये एंगल अगर आई है, इधर ध्यान से देखो, अब ये एंगल अगर आई है तो ये वाला एंगल 90 माइनस आई होगा, क्योंकि बेटा रे और वेव फ्रंट के बीच में कितना एंगल होता है? 90, अभी बताया था। तो ये एंगल 90 माइनस आई होगा। तो बेटा अगर ये एंगल 90 माइनस आई है तो नॉर्मल और सरफेस के बीच में एंगल कितना होता है? 90। तो ये 90 माइनस आई है तो ये एंगल कितना होगा? आई। अरे बात समझ में आ रहा है क्या? ये आई है तो ये 90 माइनस आई होगा। बेटा ये दोनों आपस में 90 है तो ये एंगल कितना होगा? आई। इसी तरह से यहां देखो, ये आर है, ये आर है बेटा, तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस आर, 90 माइनस आर, और ये ऑलरेडी 90 है तो बेटा ये 90 माइनस आर है तो ये वाला एंगल कितना होगा? आर। नहीं, एंगल आर होगा ना? अब इधर ध्यान से देखो, अब कुछ नहीं करना है। फ्रॉम ट्रायंगल ए बी बी डैश, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी बी डैश, ठीक है? यहां से साइन आई निकालो बेटा। साइन आई किसके इक्वल आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ हाइपोटेनस क्या है? ए बी डैश। बेटा हाइपोटेनस क्या है यहाँ? ए बी डैश, क्योंकि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे साइन आई किसके इक्वल आएगा? V1 इंटू टी अपॉन ए बी डैश। सही कर रहा हूं ना? देख लो, साइन आई इक्वल टू V1 इंटू टी अपॉन ए बी डैश। क्या हुआ? खुशी नहीं? बेटा ये इक्वेशन 1 कह दो, कह दिया। अब फ्रॉम ट्रायंगल ए डैश, फ्रॉम ट्रायंगल ए डैश बी डैश, ट्रायंगल दिख रहा है आपको? ए डैश बी डैश, नीचे वाला ट्रायंगल ए डैश बी डैश। तो बेटा यहां साइन आर निकालो तो परपेंडिकुलर V2T होगा, परपेंडिकुलर V2T होगा, और हाइपोटेनस क्या होगा? ए बी डैश। हाइपोटेनस फिर से क्या होगा? ए बी डैश। तो यहां से निकालो साइन आर। तो बेटा साइन आर विल बी इक्वल टू V2T अपॉन ए बी डैश। बेटा ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब एक डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। बेटा डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। बेटा डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, जब 1 और 2 को डिवाइड करोगे तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू बेटा V1T अपॉन ए बी डैश इंटू ए बी डैश। बेटा उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड करने का मतलब होता है ए बी डैश अपॉन V2T। बेटा ए बी डैश काट दो, टी काट दो, तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू किसके इक्वल होगा? V1 अपॉन V2। साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल होगा? V1 अपॉन V2। हेंस इट विल बी इक्वल टू N2 अपॉन N1, हेंस इट विल बी इक्वल टू N21। प्रूफ हो गया ना? साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू N21। इट इज द प्रूफ ऑफ स्नेल्स लॉ बाय हाइगन्स प्रिंसिपल। बेटा कॉन्फिडेंट हो कर लोगे? हाइगन्स प्रिंसिपल समझ में आ रहा है? ये कर लोगे, कैसे बना ये भी क्लियर है, ठीक है ना? इसका होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कराऊं आज? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कराऊंगा नहीं? जैसे बताओ देखो गधे का लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये अभिनव, ये देखो क्लास बन गया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कराऊं? करा दूं? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये तुम भूल जाओगे कल मुझे फिर से पूरा पढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं? चलो फिर से करो, अभी कर लो, करा दूं? 5 मिनट लगेगा, कर लो। लिखो प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तुम लोग जाओ, छुट्टी 5 से 7। हाँ ठीक है, कर लो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हाँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगन्स प्रिंसिपल।
बेटा पिछला वाला डायग्राम याद है ना, बस जो नीचे ट्रायंगल बन रहा है उसको ऊपर कर देना है, जो नीचे ट्रायंगल बन रहा है उसको किधर कर देना, ऊपर, बस इतना ही काम है। तो आओ देखते हैं पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इधर ध्यान दो बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। पिछले डायग्राम को दिमाग में रखना, इसको बनाते समय सेम डायग्राम बना दो, ऐसे सेम डायग्राम बना दो, बना दिया बेटा, ये वेव फ्रंट हो गया, यहां पे एक वेव फ्रंट बना दो, नाम सेम दे दो, नाम सेम दे दो। इसका नाम क्या रखोगे, ए डैश रखा था, वहां ए रखा था, इसका नाम ए रख दो, इधर रख लो, अच्छा कोई बात नहीं वहीं रख लो, इसका नाम ए रख दो, इसका नाम बी रख दो, इसका नाम बी डैश रख दो। ट्रायंगल सेम बना है, कोई दिक्कत बेटा, ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी आई होगा, किसी कोई दिक्कत, पीछे वाला कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। अब देखो बेटा t बराबर 0 पे यहां है, t बराबर 0 पे यहां होगा, तो t बराबर t पे ये वाला पॉइंट b पे होगा, लेकिन बेटा ये a वाले पॉइंट से b पे होगा, तो लेकिन रिफ्लेक्टेड रे तो ऐसे चली जाएगी ना, अरे रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी कि नहीं, बात समझ रहे हो, अरे रिफ्लेक्टेड रे आपकी बार रिफ्लेक्ट होकर ऐसे नहीं जाएगी, तो बेटा t बराबर t पे ये यहां पहुंचा, t बराबर t पे ये यहां पहुंचा, और ये वाली रे t बराबर t में कुछ टाइम रिफ्लेक्ट होके चल चुकी होगी, अरे ये कुछ टाइम रिफ्लेक्ट होके चल चुकी होगी ना, तो बेटा ये इसका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनेगा, ये वाला जो वेव फ्रंट बना दिस इज योर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अरे दिमाग में बात जा रहा है क्या, सेम डायग्राम है, फिगर को नीचे से ऊपर फ्लिप किया है, ठीक है ना, ये वाला डायग्राम बनेगा, तो बेटा ये वाला पॉइंट क्या होगा, ए डैश, देखो पॉइंट्स भी सेम रख रहा हूं, ए डैश होगा, बेटा ये वाला एंगल अगर आर है तो ये वाला एंगल कितना होगा, आर, पीछे से क्लियर है, याद करो बेटा, ऐसे चेक करना है तो देख लो, ये अगर आर है, ये 90 है, तो ये टोटल एंगल 90 माइनस आर होगा, जूम करके देखो बेटा, ये वाला एंगल बता रहा हूं, ये टोटल एंगल 90 माइनस आर होगा, ये एंगल 90 है, तो ये कितना होगा, आर होगा, आर होगा। तो बेटा इस मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट, इस मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट v है, तो बेटा ये वाला फॉर्मूला क्या होगा, v1 इंटू टी, ये डिस्टेंस कितना होगा, v1 इंटू टी, t बराबर 0 पे पॉइंट b पे है, और t बराबर t पे यहां पहुंचा, तो बेटा ये कितना स्पीड से चल रहा है, v1 इंटू टी। बेटा जब ये यहां पहुंचा तो दूसरी वाली वेव तब तक रिफ्लेक्शन के बाद भी कुछ चल चुकी होगी, दूसरी वाली वेव रिफ्लेक्शन के बाद भी कुछ चल चुकी होगी, तो बेटा ये कितना चली होगी, ये a डैश कितना होगा, v1 इंटू टी। अरे v1 इंटू टी क्यों होगा, बेटा स्पीड मीडियम सेम है ना ये, अरे बेटा रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम में आई ना, दूसरे मीडियम में गई ही कहां, तो पीछे जो v2 इंटू टी होता था, अब की बार भी कितना होगा, v1 इंटू टी, तो मीडियम तो सेम रहा ना, तो ये वाला डिस्टेंस a डैश कितना होगा, यहीं पे लिख रहा हूं लेकिन ध्यान देना, a डैश कितना होगा, v1 इंटू टी। फिर से साइन आई निकालो, फ्रॉम ट्रायंगल, ट्रायंगल सेम ले लो, ट्रायंगल a b b डैश, ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी बी डैश, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी बी डैश, बेटा साइन आई निकालो, साइन आई विल बी v1 इंटू टी अपॉन, बोलो ए बी डैश होगा, फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लूं बोलो, कोई कौन सा ट्रायंगल लूं बोलो, रसिका बताओ कौन सा ट्रायंगल लूं, ट्रायंगल बताओ, सेकंड केस में कौन से, ए डैश बी डैश, बेटा ये ए डैश बी डैश, यहां से साइन आर निकालो, साइन आर कितना होगा, v1 इंटू टी अपॉन ए बी डैश, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, डिवाइड बोथ द इक्वेशन, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो यहां डिवाइड करके क्या आएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू v1 t अपॉन ए बी डैश इंटू ए बी डैश अपॉन v1 t, बेटा सब कैंसिल कर दो, आंसर विल बी 1 साइन आई इक्वल टू साइन आर
हेंस एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी प्रूफ हो गया। जिसको पिछला डायग्राम याद हो गया, बस उसी डायग्राम को ऊपर फ्लिप करना है, वो जो पूरा है उसका मिरर इमेज कर देना है ऊपर, और बाकी सब कुछ सेम लिखना है। V2t की जगह क्या आ जाएगा, V1t, बस इतना ध्यान रखना है। V2t की जगह V1t आ जाएगा, बाकी तो सब कुछ सेम है। कैंसिल वैंसिल होके क्या हो जाएगा, V I इक्वल टू R। तो बेटा हाइगन्स प्रिंसिपल हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस पढ़ेंगे तो बस एक क्लास अगली, और उससे अगली क्लास से चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे डुअल नेचर, फिर 2 दिन में चैप्टर खत्म कर देंगे। न्यूक्लियाई पढ़ेंगे, एटम्स पढ़ेंगे, एटम फिर 2 दिन में, न्यूक्लियाई 1 दिन में, सेमीकंडक्टर 2 दिन में। लिख लीजिए बेटा, लिखने के बाद आप लोग जा सकते हैं।